मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात किया था। जैसा कि हमारे समाज में पारंपरिक रूप से ये माना गया है कि अगर एक लेडी की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो तो उसको कंप्लीट स्त्रीत्व नहीं प्राप्त होता है और वो कंप्लीट फीमेल नहीं बनती है। इसलिए जैसे हम लोग जब डॉक्टर्स लोग डिलीवरी का टाइम आता है या तो इलेक्टिव या फिर इमरजेंसी में सीजर का एडवाइस करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स और रिलेटिव्स तुरंत मानते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है और वेट करना चाहिए और ये डॉक्टर शायद पैसे के लिए या फिर अपना टाइम बचाने के लिए सीजर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी की बात की, इस वीडियो में हम विस्तृत से डिटेल में सिजेरियन सेक्शन के बारे में बात करेंगे। आजकल सपना सिजेरियन सेक्शन का एवरेज रेट क्या है? थोड़ा सा आप एक डिटेल बता दो कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है जो लोगों के दिमाग में है और सीजर क्या होता है। तो ये सिजेरियन सेक्शन हम लोग अमूमन कब करते हैं? मतलब दूसरी बात मैं बात करूं कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं, कॉमन इंडिकेशंस जी। इमरजेंसी में कब हमको सीजर करना पड़ता है कि मेकोनियम क्यों डेंजरस है और क्यों हम सीजर करने का सोचते हैं। सिजेरियन सेक्शन में लगभग कितना समय लगता होगा अमूमन? सिजेरियन सेक्शन में लगभग कितना समय लगता होगा अमूमन? आजकल सपना सिजेरियन सेक्शन का एवरेज रेट क्या है? मतलब कितने परसेंटेज केसेस में हम लोग सिजेरियन सेक्शन देखते हैं और ये रेट क्यों बढ़ रहा है? लोगों के दिमाग में ये फियर क्यों है कि हर पेशेंट का सीजर होगा? जी, तो सबसे पहले तो नॉर्मल जो सिजेरियन सेक्शन का रेट जो हमारी कम्युनिटी में इंडिया में है वो लगभग एवरेज 25 to 30% या 20 to 30% के बीच में हम समझ सकते हैं। और दूसरा आपने जो सवाल पूछा है कि सिजेरियन सेक्शन क्यों बढ़ रहा है, तो उसके काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कारण जो हमारे देखने में आ रहे हैं कि फीमेल्स की एज बढ़ रही है। जो प्रेगनेंसी जो वो लोग पहले 25 से 30 की एज में कंसीव करते थे, आजकल वो 35 to 40 में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो फीमेल की एज बढ़ रही है, दैट इज़ वन। एज के साथ उनके अपने साथ के कोमॉर्बिड फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो सिजेरियन सेक्शन में ज़्यादा एंड अप होते हैं। सेकंड चीज़ हो गई कि है ना, आईवीएफ प्रेगनेंसीज ज़्यादा हो रही है। आईयूआई, आईवीएफ प्रेगनेंसीज या ट्विन प्रेगनेंसीज या मल्टीपल प्रेगनेंसीज, टेस्ट ट्यूब बेबी अगर होता है तो उसमें अदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके, जिसके कारण से उनको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना पड़ता है। ये दूसरा एक मेजर कारण है। इसके अलावा हमारे पास अब बहुत अच्छी सोनोग्राफी मशीन्स अवेलेबल हो गई है जो हमको बहुत जल्दी स्टेजेस में और लास्ट के वीक्स में हम ग्रोथ स्कैन और डॉपलर स्कैन में अगर हमको प्रॉब्लम्स दिखती है कि जैसे बच्चे का पानी कम होना, ओलिगोहाइड्रोमिनास के नाम से हम इसको जानते हैं, कि हमारे डॉपलर पैरामीटर्स कि बच्चे में जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर जारी है कि नहीं, ये सब ये हम जल्दी डायग्नोज कर पाते हैं, पिकअप कर पाते हैं और वो एक कारण है कि उसके कारण से भी सिजेरियन सेक्शन बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल छोटे मोटे कारण और भी होते हैं। बच्चेदानी का आकार कैसा है, बच्चेदानी में कोई गांठ है और वो कोई पहले भी उनकी सर्जरीज हो चुकी है, लाइक फाइब्रॉइड की गांठें निकाली हुई है। ये सब कुछ कारण है जिसके कारण वो तो प्रॉपर सिजेरियन के इंडिकेशंस है ही। इसके अलावा आजकल मोस्टली सारे कपल्स छोटी फैमिलीज रखते हैं, एक या मैक्सिमम 2 बच्चे, और कोई भी बच्चे में प्रॉब्लम हो ऐसा ना तो कपल्स चाहते हैं ना डॉक्टर्स चाहते हैं। और प्रीवियस सीजर मतलब आगे का सीजर हुआ और आगे के 2 सीजर हुए ऐसे पिछले 15 से 20 सालों में पेशेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। जब प्रीवियस सीजर होता है तो अगली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, सीजर तो सबको पता है कि क्या होता है, थोड़ा सा आप एक डिटेल बता दो कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है जो लोगों के दिमाग में है और सीजर क्या होता है। सिजेरियन सेक्शन और सिजेरियन डिलीवरी इस नाम से हम उसको जानते हैं। और सिजेरियन सेक्शन का मतलब है कि जब डिलीवरी नीचे से नहीं हो रही है, वेजाइनली नहीं हो रही है और बच्चे नहीं पॉसिबल है और हम बच्चे का ऊपर से पेट काट के मदर के एब्डोमेन में कट रख के और यूट्रस में कट रख के हम बच्चे को पेट से निकाल रहे हैं, उसको हम सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो ये सिजेरियन सेक्शन हम लोग अमूमन कब करते हैं? मतलब दूसरी बात मैं बात करूं कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं, कॉमन इंडिकेशंस जी। कॉमन इंडिकेशंस में इसके पहले मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगी कि एक इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन होता है कि जो हम प्लान करके हम ऑपरेशन को प्लान करके करते हैं, और एक होता है कि इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है कि जो इमरजेंसी में करा जाता है। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है।
तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के अगर हम इंडिकेशंस देखें कि कौन कौन से केसेस में हमको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, जिसमें नंबर 1 हम देखेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन, जब बच्चा उल्टा है। अभी यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल हो गया है कि अगर बच्चा उल्टा है, अगर बच्चे का माथा ऊपर की साइड है, जिसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं 38 to 39 वीक्स के बीच में। दैट इज़ नंबर 1। इसके अलावा जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा कि अगर बच्चे के आसपास पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है और बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी कराने में उसको हाइपोक्सिया का या मेकोनियम पास करने का खतरा है, या फिर बच्चे के डॉपलर पैरामीटर्स कुछ गड़बड़ आए हैं और उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिल रही है, तो उस समय हमको सिजेरियन सेक्शन करने पड़ते हैं और उसको हम प्लान करके भी कर सकते हैं। लेकिन डॉपलर पैरामीटर्स अगर ख़राब है तो वो एक इमरजेंसी में करना पड़ता है। तीसरी चीज़ें हैं कि जिनको ऑलरेडी उनके यूट्रस में सर्जरीज हो चुकी है या फिर उनके यूट्रस में कुछ एनॉमलीज है, यूनिकॉर्निएट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, कोई सर्जरीज हो चुकी है, फाइब्रॉइड की गांठें निकाली हुई है, मायोमेक्टमी की सर्जरी हो चुकी है, तो उस तरह के केसेस में हम 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी को खींच नहीं पाते हैं और उस केस में हम लोग अप्रोप्रिएट मेच्योरिटी के बाद 36, 37 या 38 वीक्स के आसपास हमको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान करने पड़ते हैं। और कई सारी IVF और जो ट्विन प्रेगनेंसीज होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, जिसमें या तो बच्चे का प्रेजेंटेशन जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन है या फिर बच्चे के आसपास मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमको सिजेरियन सेक्शन करने पड़ते हैं, जैसे लाइक मदर को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया हो रहा है, मदर को डायबिटीज़ है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के 15 से 20 घंटे में डायबिटिक कंट्रोल और बेबी को तो खतरा हो सकता है, या कुछ फीमेल से बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है कि उनकी पिछली प्रेगनेंसीज में या तो उनको स्टिल बर्थ हो चुके हैं, IUFDs हो चुके हैं, या फिर उनको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री है। तो इस तरह के सारे प्रेशियस प्रेगनेंसीज में पेशेंट भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सिजेरियन सेक्शन प्लान करा जाता है। इसके अलावा इलेक्टिव प्लेसेंटा प्रेविया जो होता है, जो मैली का भाग नीचे होता है, उसमें कोई भी हालत में डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती और अगर नॉर्मल डिलीवरी का पेन चालू हो गया तो पेशेंट को टोरेंशियल ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जो उसकी जान के लिए जोखिम हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इलेक्टिव LSCS करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे जिस कारण सपना ने बताया है उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हर एक केस को हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं, ये हमने मोटे मोटे तौर पे कारण बताए हैं। इमरजेंसी में कब हमको सीजर करना पड़ता है? जी, इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है कि सबसे मोस्ट कॉमन है कि जो फीमेल है या प्रसूता है, जब वो डिलीवरी के लेबर पेन से गुजर रही है और अचानक से बच्चा लेट्रिन कर गया है, उसको मेकोनियम स्टेंट लाइकर के नाम से जानते हैं, और उस समय अभी उसको डिलीवरी को अभी भी टाइम है, उसका डायलिटेशन जो हमारा फुल डायलिटेशन नहीं हुआ है, बच्चे का हेड या स्टेशन बहुत ऊपर है और हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भी और 4-5 घंटे लग सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी की अगर हम राह देखेंगे, तो उस केस में बच्चा अगर गंदा पानी ना पी जाए और बच्चे को केमिकल न्यूमोनाइटिस ना हो फ्यूचर में डिलीवरी के बाद, इसलिए हमको इमीडिएटली उसको सिजेरियन सेक्शन में लेना पड़ता है। अच्छा, ये बताओ कि मेकोनियम में जनरल पब्लिक को बताने के लिए कि मेकोनियम क्यों डेंजरस है और क्यों हम सीजर करने का सोचते हैं। जी, मेकोनियम स्टेंट का मतलब है, मेकोनियम इज द फर्स्ट टूल जो कोई भी न्यूबॉर्न बेबी पास करता है, उसको हम मेकोनियम के नाम से जानते हैं और उसको हरी हरी लैट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बच्चा पेट के अंदर ये लैट्रिन पास कर देता है तो उसका जो पानी है एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें वो लैट्रिन आ जाती है और वही पानी वो पी रहा होता है, तो वो एस्पिरेट कर सकता है अपने लंग्स में। वो जो गंदा पानी अगर उसके लंग्स में चला गया तो उससे केमिकल न्यूमोनाइटिस हो सकता है और डिलीवरी के बाद बच्चा या तो रोता नहीं है या फिर उसको आगे जाके लंग्स की में इन्फेक्शन होने का और निमोनिया होने का खतरा होता है और उसको NICU एडमिशन में जाना पड़ सकता है। जब भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, हमारा ये टारगेट होता है कि 15, 16, 18 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाए। अगर 15, 16, 18 घंटे के अंदर डिलीवरी नहीं होती तो बच्चे को तकलीफ होनी स्टार्ट हो सकती है और वो उसको ऑक्सीजन बच्चे के मगज में कम मिलती है। हमारे में और दायन में यही फ़र्क है कि हमको ये ट्रेन किया गया है कि हम कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पहले एंटिसिपेट करें कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले, जिसको हम लोग अलर्ट और एक्टिव, जो हमारे में 2 चीज़ें होती है पैटोग्राम में, उसके हिसाब से हम लोग पहले अलर्ट होकर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और हम लोग कुछ एक्शन लें। एक्शन में या तो हम उसको लेबर को ऑगमेंट करें पिटोसिन से, या फिर हम लोग उसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करें, या फिर हम उसको सिजेरियन सेक्शन करें। हालांकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलाइज होती हैं, हर एक केस पे अलग अलग वेरी करता है, हर एक इवन गायनेक डॉक्टर के भी अलग अलग विचार से होता है। लेकिन जैसे
कॉमन पब्लिक सोचती है कि डॉक्टर ने वेट नहीं किया, ये डॉक्टर और वेट कर सकता था, नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। हमारे में और दायन में यही फ़र्क है कि दायन कॉम्प्लिकेशन होने के बाद एक्शन में आती है और हम लोग वो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज हर एक गायनेकोलॉजिस्ट का अल्टीमेट एम ये होता है कि डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और फैमिली में खुशी का वातावरण आए। अच्छा, आप ये बताओ कि सिजेरियन सेक्शन में लगभग कितना समय लगता होगा अमन? जी, एक सिजेरियन सेक्शन जो ऑपरेशन की बात करें तो उसमें लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। एक्चुअली बेबी डिलीवरी में तो बहुत ज़्यादा खास टाइम नहीं लगता है, लेकिन पेशेंट की ओवरऑल जो तैयारी, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद की तैयारी और डिलीवरी के बाद जो टाँके फिनिश करने के बाद पेशेंट को बाहर लाने के प्रोसीजर में ऑलमोस्ट 1 आवर जैसा टाइम लगता है। तो उसमें एनेस्थेसिया कौन सा देते हैं? जी, मोस्ट कॉमन प्रेफरेबल एनेस्थीसिया जो हम कमर में लगाते हैं और उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं, वो मोस्ट कॉमन एनेस्थीसिया है। तो पेशेंट स्पाइनल एनेस्थेसिया में भान में रहता है, मतलब होश में रहता है या सो जाता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया का मतलब है कि हम कमर में सुई लगाते हैं। कमर में लगभग हमारे L4 L5 जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, वहाँ पे हम एक गैप को ढूंढ के वहाँ पे सुई लगाते हैं। तो उस लेवल से नीचे का जो भाग है वो सुन्न हो जाता है और थोड़ा और समझेंगे कि हमारे जो नाभि से नीचे का भाग में ही हम एक्चुअली ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो वो भाग में जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो पेशेंट को फील ना हो, इसलिए हमको उतना ही भाग सुन करना होता है। पेशेंट ओवरऑल कॉन्शियस ओरिएंटेड होता है, हम जो बात कर रहे हैं हम वो सुन सकता है। और इनफैक्ट जब बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे की रोने की आवाज़ भी पेशेंट सुन सकता है। हम लोग क्यों स्पाइनल एनेस्थेसिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जनरल एनेस्थेसिया सिजेरियन सेक्शन में क्यों नहीं प्रेफर करते? पेशेंट को क्यों कंप्लीट बेहोश नहीं करते? जी, जनरल एनेस्थीसिया में क्या है ना कि उसमें हमको बहुत सारी ड्रग्स को यूज़ करना पड़ता है और उसमें हमको पेशेंट को पूरा बेहोश करना पड़ता है। और वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स की जो असर होती है वो, और एनेस्थीसिया देने के बाद अगर कोई कारण से अगर हमको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़े तो हम पूरी तैयारी करके लास्ट में जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और क्विकली बच्चे को डिलीवर करा देते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स से बच्चे में वो इफेक्ट्स जा सकते हैं। जनरल एनेस्थेसिया की जो ड्रग्स होती हैं वो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। बच्चा जब बाहर आता है तो कभी कभी डिप्रेस आता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस आता है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट या कभी कभी NICU की जरूरत पड़ती है। इसलिए जहाँ तक हो सकता है हम लोग ट्राई करते हैं कि जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत ना पड़े और लगभग सारे पेशेंट्स में हम लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा मानना है कि कमर में जो इंजेक्शन देते हैं, स्पेशली प्रीवियस टू सीजर वाले पेशेंट्स में, कि उससे आगे जाके कमर में बहुत दर्द होता है, इसलिए वो लोग सब लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया लेना नहीं चाहते। इसके बारे में आप कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे? देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा मैं इसमें नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के भी 2 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं। बेसिकली जो बैक एक वगैरह होता है ना, दैट इज़ मोर काइंड ऑफ अ पॉस्चरल प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है, डिलीवरी के बाद है ना, माता को दिन में कम से कम 10 से 15 बार बच्चे को फीडिंग करानी होती है। एवरी 2 आवर्स अगर हम लेके चले तो उनका जो उस समय अगर पॉस्चर खराब है तो उसकी वजह से बैक एक रहता है बहुत ज़्यादा। अगेन डिलीवरी के बाद कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एक लैक्टेटिंग फीमेल के लिए। अगर उसका अप्रोप्रिएट डोज नहीं लिया जाता है तो भी उसके कारण बैकएक होता है। और मोस्टली ये सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ होती है। जो स्पाइनल का जो इफेक्ट रहेगा या कोई सुई लगाई है तो उसका तो 1 वीक तक जो रूटीन उनको फील होता है वो उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। कोई भी फीमेल डिलीवरी के बाद जब लैक्टेशन कराती है, बच्चे को अपना दूध पिलाती है, तो उसके दूध में जो कैल्शियम और विटामिन डी होते हैं वो उसके खुद की हड्डियों से निकल के आते हैं, स्पेशली लॉन्ग बोन्स और स्पाइन से। हम ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हर एक फीमेल को बोलते हैं कि जब तक आप लैक्टेशन कराएं, दूध पिलाएं या फिर 1 साल तक मिनिमम कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लें। हालांकि 99% केसेस में कोई लेता नहीं है। और जब खाली दूध पिलाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस का इफेक्ट चालू होता है, जिसकी असर उनको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद आती है और वो यूजुअली बैकएक और वीकनेस के कारण के फॉर्म में आती है। इसलिए ये एडवाइसेबल है कि सारी फीमेल्स लैक्टेशन करते टाइम पे 1 से 1.5 साल तक कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन एज एडवाइस्ड बाय डॉक्टर लें। अच्छा, एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताओ कि सीजर कैसे करते हैं हम लोग। थोड़ा सा 5-7 मिनट में लोगों को बताओ कि कहाँ इंसिजन रखते हैं, टाँका कहाँ रखते हैं, कितना बड़ा टाँका होता है, कितनी देर में डिलीवरी कराते हैं, ये सब बताओ। जी, तो हम लोग यहाँ पे अभी मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि सिजेरियन सेक्शन क्या होता है या सिजेरियन डिलीवरी का ऑपरेशन एक्चुअली होता कैसे है, ताकि दर्शकों को थोड़ा, फीमेल्स को ये कई बार बहुत एंजाइटी रहती है कि अंदर जाके क्या होगा और वो बहुत घबराए हुए होते हैं।
तो सबसे पहले हम फीमेल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वहाँ पे उनको पोजीशन देते हैं। अब उनको सबसे पहली स्टेप होती है कि हम लोग उनको कमर में एनेस्थीसिया देना होता है। अब ये मैं मान के चल रही हूँ कि ऑलरेडी उनको हमने वेंफ्लॉन डाल दी है, बॉटल चालू कर दी है, फोलिस कैथीटर जो पेशाब की जगह जो नली डालना है वो भी हम डाल चुके हैं। कई बार वो ऑपरेशन चालू होने के एनेस्थीसिया देने के बाद भी डालते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। अब पोजीशन देने के जो स्पाइनल एनेस्थीसिया उसके लिए भी डॉक्टर टू डॉक्टर पोजीशन अलग होती है। कुछ लोग लेफ्ट लैटरल या लैटरल पोजीशन में एनेस्थीसिया देते हैं, कुछ लोग बैठा के एनेस्थीसिया देते हैं। तो एक बार सुई लगा दी, एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद हम उनको सीधा सुलाते हैं और उसके बाद हम लोग एनेस्थीसिया के इफेक्ट आने के लिए 5 से 7 मिनट वेट कर रहे होते हैं। और उस वेटिंग टाइम में एक्चुअली हमारा पेंटिंग और ड्रेपिंग का प्रोसीजर चालू होता है। हम जो सर्जन डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, हम लोग अपने स्क्रब करके अपना ओटी गाउन पहनते हैं। उसके बाद हम कॉटन से जो एरिया है जिसमें हमको सर्जिकल एरिया है उसको हम पेंट करते हैं। पेंट करना मतलब जैसे बिटाडीन से क्लीन करना, उससे स्क्रब करना। उसके बाद हम ड्रेप करते हैं, उनको सबको ऑटोक्लेव वाली शीट से कवर करने का प्रोसीजर होता है। हमारी पूरी ट्रॉली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम सब रेडी करते हैं, हमारी कॉटरी मशीन्स को रेडी करते हैं। तो इसमें 5 से 7 मिनट निकल चुके होते हैं और इसमें एनेस्थीसिया की इफेक्ट भी अच्छे से आ गई होती है। अब सबसे पहला जो सिजेरियन का स्टेप होता है उसमें हम लोग नाइफ से इंसिशन रखते हैं। इसको फेनेलस्टीन इंसिशन के नाम से जाना जाता है और ये बिल्कुल बिकिनी लाइन इंसिशन होता है, वेरी क्लोज टू प्यूबिक हेयर। जो हेयर लाइन होती है फीमेल्स की बिल्कुल उसके पास में होता है, इसलिए वो स्कार बाद में जब वो हील होता है तो वो कपड़ों के बाहर नहीं दिखता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बिकिनी लाइन इंसिशन और नॉर्मली 8 to 10 सेंटीमीटर साइज का ये इंसिशन होता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स और भी हमको ध्यान रखने पड़ते हैं कि मैटरनल ओबेसिटी कितना है, मैटरनल मदर को और कोई प्री एक्लेम्सिया या सूजन वगैरह है बहुत ज़्यादा, बच्चे का वजन कैसा है, ये सब, और ट्विन प्रेगनेंसीज है। तो कुछ चीज़ें हम लोग ये सब ध्यान में रख के इंसिशन चालू करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम इनमें लेयर्स खोलते हैं। जैसे सबसे पहले हमने स्किन को सेपरेट करा, स्किन को इंसिशन दिया, फिर हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू जो फैट होता है हमारा, देन यू हैव द रेक्टस शीथ होती है, जो मसल्स हमारे होते हैं एब्डोमेन के, उसके ऊपर एक शीथ लेयर ऑफ टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम कट करते हैं। उसके बाद हम मसल्स को कट करते हैं और हम एब्डोमेन को ओपन करते हैं, विसरल पेरिटोनियम और को हम ओपन करते हैं। इसके बाद हमको यूट्रस दिखता है, यूट्रस को हम लोग उसके ऊपर हम पेरिटोनियम लेयर होती है जिसको हम ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे हम यूट्रस पे निक लगाते हैं और वहाँ से बच्चे का बैग ऑफ मेमोरीज रप्चर करके, सक्शन करके, वाटर को सक्शन करके हम बेबी को डिलीवर करते हैं। और जैसे हम बेबी को डिलीवर करते हैं इमीडिएटली हम बेबी की नाल जो होती है उसमें 2 क्लैंप लगाते हैं और कट करके बेबी को पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर देते हैं। और मीनवाइल पीडियाट्रिशियन अपना बेबी का रिससिटेशन, क्लीनिंग वो सब देख रेख करते हैं और हम लोग हमारा रूटीन कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसमें हम यूट्रस के लेयर्स में हम यूट्रस को क्लोज करने का प्रोसीजर चालू करते हैं। पहले हम पूरा अच्छे से सक्शन कर देते हैं, हमारे जो एंगल्स होते हैं जहाँ से हमको टाँके लेने उनको हम क्लैम्प करते हैं, एलिस से पकड़ते हैं। बीच में हम ये सब प्रोसेस के साथ हम प्लेसेंटा को निकालते हैं, उन टोटो अच्छे से पूरा प्लेसेंटा, और उस प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली निकल जानी चाहिए हमारी। फिर हम अपने वाइक्रिल, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग सूजन मटेरियल यूज़ करा जाता है। हम लोग यहाँ पे वाइक्रिल 1 नंबर यूज़ कर रहे हैं, उससे हम सूजन लेना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग नॉन लॉकिंग फिगर करते हैं, कुछ लोग लॉकिंग इंसिशंस करते हैं। इस तरह से दोहरे से हम यूट्रस को स्टिच करते हैं। फिर पेरिटोनियम क्लोज करने का अगेन अलग अलग हॉस्पिटल्स लेयर वाइज क्लोज कर देते हैं। राइट, लेयर से हम क्लोज करते हैं। मतलब लगभग इसमें आधे घंटे से लगभग 1 घंटे के आसपास लगता है। अंदाजत कितनी ब्लीडिंग होती होगी एक सीजन में नॉर्मल, अगर कुछ तकलीफ नहीं हो तो? 750 ml से लेके 1 लीटर तक का ब्लड लॉस एक्सपेक्टेड होता है। 500 to 750 तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है ही, बट समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइनसेस ओपन हो जाती है, ब्लीडिंग है, प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, कुछ एक्स्ट्रा टेयर वगैरह हुआ है, तो उसमें फिर ब्लड लॉस ज़्यादा। मतलब हमको 1-1.25 लीटर तक ब्लीडिंग में टेंशन नहीं होती है। अगर 1.5 लीटर से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमको कुछ उतना हमारा एक्सपेक्टेड होता है। ये नॉर्मल डिलीवरी में भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग हमारे डिलीवरी जो फुल टर्म डिलीवरी वाली पेशेंट्स हम ट्राई करते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 11 to 12 हो। ठीक। अच्छा, ये सिजेरियन सेक्शन के फ़ायदे मदर को क्या हैं और बच्चे को क्या है? सिजेरियन सेक्शन में अगर मदर की तरफ हम देखे जाए तो सब कुछ हम प्लान तरीके से कर रहे हैं। हमारे पास एडिक्वेट टाइम होता है, बेबी की डिलीवरी हम आसानी से करा पाते हैं। अगेन प्लेसेंटा को हम देख के अच्छे से निकाल पाते हैं। कई बार क्या होता है, बिट्स ऑफ प्लेसेंटा अगर अंदर रह जाते हैं, कुछ टिश्यूज़ रह जाते हैं, तो बाद में वो पोस्टमार्टम पीरियड में उनको ब्लीडिंग का इशू रह सकता है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल हम मेडिकेशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, स्टिचेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, पूरा सब कुछ एक तरीके से प्लान करके सब कुछ ठीक से हो रहा है। और आपने दूसरा सवाल क्या पूछा? बच्चे को क्या फ़ायदा हो? बच्चे को ये फ़ायदा है कि बच्चे को हमने प्लान करके निकाल लिया, कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट नहीं हो रही है।
डिलीवरी हम आराम से करा पाते। जब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर रहे होते हैं तो बच्चा कितनी जल्दी डिलीवर होगा, कितनी देर में नीचे आएगा, ये सब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। कई बार बच्चा लास्ट में लेटरिन कर जाता है, जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन की भी थोड़ी टेंशन पड़ने लग जाती है कि जितना जल्दी डिलीवरी हो उतना है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट सिजेरियन सेक्शन में हम ये सब कंट्रोल कर पाते हैं। हालांकि जितनी भी स्टडीज हैं जो बोलती हैं पहले ज़माने में कि सिजेरियन सेक्शन में मॉर्बिडिटी तकलीफ ज़्यादा होती थी, वो लगभग 25, 30, 40 साल पुरानी स्टडीज़ हैं। पिछले 25, 30, 40 सालों में मेडिसिन ने बहुत प्रोग्रेस की है। हमारे पास एडवांस मेडिसिन हैं, एनेस्थीसिया के एडवांस मेडिसिन हैं और एडवांस रिकवरी प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब सीजर करने के बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे ऐसा लगता ही नहीं है कि उसका कुछ एक मेजर सर्जरी हुआ है। और जैसा बच्चे को फ़ायदे की बात किया, अगर हमने बच्चे के लिए इंडिकेशन के लिए सीजर किया है कि अगर वो IUGR है, सीवियर ओलिगोहाइड्रोनेसिस, ऐसे केसेस में बच्चे को लगभग कोई तकलीफ नहीं होती। सीवियर प्रीटर्म केसेस में अगर हम लोग सीजर करते हैं तो वो बच्चे का जो हेड कॉम्प्रेशन फॉलोड बाय डीकॉम्प्रेशन जो नॉर्मल डिलीवरी में होता है, उसके चांसेस इलेक्टिव LSCS में बहुत कम होते हैं। इसलिए बच्चे की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे ये गायनेक डॉक्टर है इसलिए ये लोग तो उसके फ़ायदे ही बोलेंगे, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ कि सपना सीजर के डिसएडवांटेज और सीजर के मदर और बच्चे पे डिसएडवांटेजेस कुछ के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने ये हेड कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन की अभी बात करी, तो जब बेबी एक नॉर्मल डिलीवरी से वेजाइनली जब वो डिलीवर होता है, बर्थ कैनाल से जब वो गुजरता है, तो जब वो बाहर निकलता है तो उसका चेस्ट और एब्डोमेन का कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड उसकी बॉडी से निकल जाता है और बाद में जो उसका जो पहला क्राई होता है या लंग्स का जो खुलना होता है, फेफड़ों का जो हम बोलते हैं ना कि रेस्पिरेशन के लिए जो खुलना होता है, वो बहुत ज़्यादा आसानी से होता है और सिजेरियन सेक्शन में ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। सो दैट इज़ नंबर 1 फॉर द बेबी। और मदर के लिए कई बार क्या होता है कि है ना, अगर बेबी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ टेयर्स हो जाते हैं, अगेन जो आगे जिनका सिजेरियन सेक्शन है उनमें कई बार आगे या सिजेरियन सेक्शन हो या अपेंडिसेक्टमी हो या और भी कोई एब्डोमेन की सर्जरी हो रखी हो, तो उस केस में कई बार अंदर बहुत सारा एडिशंस होता है और उस समय अगर हम सिजेरियन करते हैं तो हमारे लिए वो एक चैलेंज होता है कि वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो सकती है कि जैसे हम एब्डोमेन जैसे अभी लेयर बाय लेयर हम ओपन कर रहे हैं तो वो सब एडिशंस होते हैं और उनको हमको खोल के उस प्रोसेस को आगे बढ़ना पड़ता है। ब्लैडर जो पेशाब की थैली है जो यूट्रस के आगे होती है वो एडवांस्ड होती है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। आप क्या बोलेंगे? हालांकि सिजेरियन एक मेजर सर्जरी है पेशेंट के लिए। कोई भी पेशेंट जब एक मेजर सर्जरी अंडरगो करता है तो उस सर्जरी के जो रिस्क और एनेस्थीसिया के रिस्क हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन अगर हम सब कंट्रोल तरीके से करें, सारे प्रिकॉशंस लेके करें तो रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमल रहते हैं। इसलिए हम लोग पेशेंट को हालांकि समझाते सब कुछ है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो गए, बहुत साल हो गए हैं, बहुत केसेस करे, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा, हमने सीजर कर दिया, पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया, अब आप उसका पहले दिन का रिकवरी का प्रोसेस के बारे में बताएं। कब हम कितना आराम करवाते हैं, कब खाना पीना देते हैं, कब चलना चालू करते हैं, कब कैथेटर निकालते हैं, ये सब थोड़ा बताएं। रूम में शिफ्ट करने के बाद हमारे लिए फर्स्ट 4 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पेशेंट के वाइटल्स जैसे पल्स रेट, बीपी है, ऑक्सीजनेशन है, यूरिन आउटपुट है और उनका जो फ्लूइड इनटेक जो उनका चल रहा है बॉटल के थ्रू, तो ये सब हम मॉनिटरिंग करते हैं। और साथ में इमीडिएटली हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाएं, क्योंकि ये हम बहुत बार बता भी चुके हैं कि जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होता है बच्चा माँ के निप्पल को चूसता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लीडिंग का चांस कम हो जाता है। तो जो हमने पहले 4 आवर से उसमें माँ का हम वाइटल्स मॉनिटर कर रहे हैं, बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा रहे हैं और ओवरऑल हम पोस्ट ऑपरेटिव हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार 3 to 4 आवर्स हो गए, अगर पेशेंट को कोई भी वॉमिटिंग, उबका, उल्टी इस तरह का कोई इशू नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है, तो हम उनको थोड़ा सा हेडअप करवा देते हैं। उनको हम सिप्स ऑफ वाटर चालू कर देते हैं, प्लेन सिप्स ऑफ वाटर, मतलब घूट घूट पानी हम उनको देना चालू करते हैं, उनको बिठाते हैं, ये सब हम उनको चालू करवाते हैं। अगर सिप्स ऑफ वाटर वो टॉलरेट कर पाते हैं ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे के लिए, तो हम उनको कोई भी वाइटल जेड टाइप का या कोई भी जूस, क्लियर फ्रूट्स टाइप के हम कुछ भी उनको चालू कर सकते हैं। और पहले दिन हम उनको इतना मोबिलाइज नहीं कर सकते,
हम लोग नॉर्मली उनको पाँव की उंगलियां हिलाने के लिए बोलते हैं। उनका जो एनेस्थेसिया का जो इफेक्ट होता है 5 to 6 आवर्स में धीरे धीरे वीन ऑफ होता है। उनको पाँव चलाना है, उंगलियां चलाना है, उनका इफेक्ट आने लगता है। यूरिन आउटपुट हम उनका मॉनिटरिंग करते हैं और बाद में अगर सब कुछ अच्छा है तो हमको क्लियर फ्लूइड्स जैसे कोई भी गर्म सूप वगैरह है, अगर लेट अगर हमको वो देखना पड़ता है कि पेशेंट का कब सर्जरी हुआ है, कई बार एकदम अर्ली मॉर्निंग सर्जरी हो रहा है, ऑलमोस्ट 14-18 घंटे हो गए तो हम चालू कर सकते हैं। कई बार वो दोपहर में ऑपरेट हो रहे तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग में चालू करते हैं। अगेन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी वी प्रिफर कि हम लोग उनका फॉलिस कैथेटर जो पेशाब की नली जो होते हैं वो हम निकाल देते हैं और पेशेंट को पूरा चेंज करवा के हम उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उनको कुर्सी पे बिठाते हैं, धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं तो हम उनको एम्बुलेट करते हैं। पहले ज़माने में लंबा एंटीबायोटिक्स देते थे, इंजेक्शन से बॉटल्स ज़्यादा चढ़ाते थे। आजकल सेकंड डे सब कुछ ओरल पे ले लेते हैं, पेशेंट को एम्बुलेट कर देते हैं, चलना चालू कर देते हैं और थर्ड डे तक तो यूजुअली डिस्चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि सीजर मतलब 3 महीने तक आराम, बेड रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी मतलब तुरंत दूसरे दिन से लेडी काम करना चालू कर देगी, गधे घोड़े की तरह दौड़ना चालू कर देगी। थोड़ा सा रिकवरी के बारे में कुछ बताएं, क्या फ़र्क होता है? जी, वेजाइनल डिलीवरी में भी अगर पहली डिलीवरी है तो एपिसियोटमी स्टिच होता ही है और एपिसियोटमी स्टिच आई टेल यू इट्स अ वेरी पेनफुल स्टिच। ऐसा नहीं है कि उसमें पेन नहीं होता है। ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते महिला जो है वो बैठ नहीं पाती है, उनको बहुत पेन होता है और जितनी बार भी वो यूरिनेशन और टॉयलेट्स के लिए जाती है उनको बहुत तकलीफ होती है। और ऐसे सिजेरियन सेक्शन में क्योंकि एक सर्जरी है, टाँके लिए हुए हैं तो ऑफकोर्स पेनफुल प्रोसीजर रहता है, मतलब पेशेंट को पेन रहता है। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा अच्छे पेन किलर्स और एनाल्जेसिक्स अवेलेबल है जो टाइम टू टाइम हम टॉपअप करते हैं और जो हम अर्ली मोबिलाइजेशन करवा रहे हैं। इनफैक्ट सिजेरियन सेक्शन में भी विदिन 24 आवर्स हम उनको चलता फिरता कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन से भी उनका पेन कम होता है। तो रिकवरी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है। ओनली थिंग इज कि एक सिजेरियन ऑपरेशन जो हुआ है उसमें हमको 1.5 से 2 महीना ऑलमोस्ट 6 वीक्स तक हैवी वर्क नहीं करना है, बाकी कोई उसमें मेजर फर्क नहीं है। अच्छा, जब हम सीजर का किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसके दिमाग में अचानक ख्याल आता है कि अगली प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगली प्रेगनेंसी में इसका क्या रिस्क होगा, उसके बारे में कुछ बताओ कि इस सीजरियन से अगली प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा। प्रेगनेंसी रहने की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी रहने में या अगली डिलीवरी में? नॉर्मली जो सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो अंदर के जो टाँके हमने लिए हैं, कई सारे हमारे लेवल ऑफ टाँके होते हैं, मसल्स है, यूट्रस है, स्किन है, तो इनको हील होने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग उनको पहले ही जब हमारा सब कुछ हो गया है, टाँके टूट गए, तो हम पोस्टपार्टम पीरियड में हमेशा काउंसिल करते हैं कि आपको अगर अगली डिलीवरी प्लान करनी है तो 2 डिलीवरी के बीच में मिनिमम 18 मंथ्स का फ़र्क होना चाहिए। 2 डिलीवरी का मतलब है कि जब सेकंड डिलीवरी भी डिलीवर हो रही है तो मिनिमम 18 मंथ्स का अगर गैप रखेंगे तो उसमें स्टिचेस अच्छे से हील हो पाएंगे, महिला की ओवरऑल रिकवरी अच्छी होगी और उनकी बॉडी भी इतना सारा 2 बेबी की डिलीवरी का स्ट्रेस ले पाएगी। और उसमें हमको एडिक्वेट न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स तो ऐड ऑन करनी ही है। और दूसरी चीज़ आप क्या पूछ रहे थे? चलो, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, पूछते हैं प्रीवियस सीजर आगे का उसका सीजर है तो सर इस प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। हमने थोड़ा सा इसका पिछली वीडियो में बारे में बात किया था, इस प्रेगनेंसी में डिटेल में बताएंगे। जब कभी भी हम लोग सीजर करते हैं और जब हम लोग पढ़ाई करते थे, रेसिडेंसी करते थे, हम लोगों को एक डिस्चार्ज कार्ड पे पूरी डिटेल्स लिखते थे हम लोग, हमने किस इंडिकेशन के लिए सीजर किया, सीजर अगर हम लोग ने नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल देने के बाद कितनी देर के बाद किया, वो टाइम पे यूट्रस का लोअर सेगमेंट कितना फॉर्म था, वो टाइम पे नीचे जगह कितनी खुली थी, कौन सा हमने धागा इस्तेमाल किया, वो धागे में भी दौरे में भी कौन सा टाइप का स्टिच लिया, लॉकिंग नॉन लॉकिंग। जब बेबी को डिलीवर करा रहे थे तो यूट्रस के लोअर सेगमेंट पे कहीं इंसिजन का एक्सटेंशन तो नहीं हुआ, लैटरली या ऊपर या नीचे, ये सारे। और उसके सीजर होने के बाद पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, उसका वुंड हीलिंग बराबर था कि नहीं, वुंड डिस्चार्ज था कि नहीं, वुंड गैप था कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। उसके अलावा बच्चे का वज़न कितना था, 2 प्रेगनेंसी के बीच में कितना डिफरेंस है, और इस प्रेगनेंसी में अगर बच्चा उल्टा है, सीधा है, रिकरेंट इंडिकेशन है, नॉन रिकरेंट इंडिकेशंस है, ये सारे फैक्टर्स को काउंट करके हम लोग एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं। अगर स्कोर अच्छा है कि हमको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं, अगर वो टाइम पे पेशेंट का बिशप स्कोर नॉर्मल है तो हम लोग उसके लिए ट्राई करते हैं। लेकिन जब नॉर्मल डिलीवरी का पेन हम लोग प्रीवियस सीजर के केस में उठाते हैं तो क्या होता है, एक फीटल डिस्ट्रेस जो होता है, एक बच्चे के धड़कन कम हो या ज़्यादा हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए कि हमको इसका नॉर्मल डिलीवरी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है।
प्रीवियस सेक्शन के केस में जब डिलीवरी का पेन उठता है तो पेन के साथ भी कभी कभी फीटल हार्ट ऊपर नीचे होता है, तो हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आता है कि ये डिलीवरी के पेन के कारण है या सही में फीटल डिस्ट्रेस है। दूसरा, वो जो प्रीवियस सेक्शन का जो स्कार होता है वो पेन के साथ रप्चर होने का चांसेस रहता है। वो रप्चर होगा कि नहीं होगा हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। उसके लिए अलग अलग साइंस हैं कि पेशेंट का यूरिन लाल कलर का हो रहा है, पेशेंट का लोअर एब्डोमेन में बल्जिंग हो रहा है, पेशेंट का पल्स ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये सारे रेट्रोस्पेक्टिव साइंस हैं और हमको रप्चर होने के बाद पता चलता है कि ये रप्चर हो गया है। अब अगर रप्चर हो गया तो बच्चे को नुकसान तो होता ही है। फिर कुछ केसेस में पेशेंट के अंदर कहाँ रप्चर होता है, कौन सी ब्लड वेसल डैमेज हुई होती है, उसके कारण पेशेंट के पेट में ब्लीडिंग होना चालू होता है, तो हमको पेशेंट को बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। और कभी कभी रप्चर इतना खराब होता है कि हम लोगों को यूट्रस हम लोग सेव नहीं कर पाते और पेशेंट को बचाने के लिए हमको यूट्रस निकालना पड़ता है। और ऐसे केसेस में अब हम जिस चीज़ को बचा रहे थे वो तो चीज़ हुई नहीं, बच्चा भी गया, ऑपरेशन भी किया, और अगर यूट्रस बच भी जाता है तो वो ऐसा यूट्रस होता है कि भविष्य में उस यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती, डिलीवरी नहीं हो सकती। इसलिए मोर टू बी ऑन द सेफ साइड हम लोग प्राइवेट सेटअप में प्रीवियस सेक्शन के केस में नॉर्मल डिलीवरी का एडवाइस नहीं करते। हालांकि अगर पेशेंट 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के साथ आया है, मेम्ब्रेन्स रप्चर करने के बाद लाइकर क्लियर है और उसको कोई हेरिस फैक्टर नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी का शॉर्ट ट्रायल 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क रहता है। एक इंस्टीट्यूट लेवल पे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया जिसमें राउंड द क्लॉक स्टाफ अवेलेबल है, मॉनिटरिंग फुल टाइम एनएसटी मॉनिटरिंग अवेलेबल है, तुरंत हम लोग सीजर करना पड़े तो तुरंत 10 मिनट के अंदर हम लोग सीजर कर सके, ऐसी तैयारी अवेलेबल है। उस इंस्टीट्यूट लेवल पे हम लोग प्रीवियस सीजन में टोलैक ट्रायल देते हैं, टोटल ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजन सेक्शन, उसको टोलैक बोलते हैं या बीबीएसी बोलते हैं, उसका ट्रायल देते हैं इस तैयारी के साथ कि अगर बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चे को या माँ को तो हम लोग तुरंत सेक्शन में ले लें। हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि पहली बुक्स ऐसा बोलते हैं कि 90 to 96% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हालांकि प्राइवेट में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, 40-50% केसेस में ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी में भी बच्चे को या माँ को रिस्क थोड़े से मॉर्बिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बच्चे को NICU का स्टे थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा सेफ रहने के साइड में मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट प्रीवियस सेक्शन के केस में नॉर्मल डिलीवरी एडवाइस नहीं करते। अच्छा ये बताओ मेरे को कि मल्टीपल सीजर, 1 सीजर 2 सीजर 3 सीजर, तो उसका हमारे में रिस्क क्या रहता है, पहले प्रेगनेंसी में, फिर डिलीवरी के टाइम पे, और फिर उसके बाद अगली प्रेगनेंसी में? जी जी, मल्टीपल सीजरियन सेक्शन में जैसे अभी अगर हम देखेंगे कि भाई नॉर्मली 2 सीजर तो बहुत कॉमनली देखने में आ रहे हैं आजकल, कि जिनका पहला सीजर हुआ फिर दूसरे बच्चे के लिए फिर उन्होंने सीजर करा, लेकिन कई बार उनको प्रीवियस प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन से या बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो बाद में वो प्रेगनेंसीज फिर लेके आते हैं। आइडियली 2 सीजरियन सेफ है, 3rd थोड़ा सा रिस्की होता है और 4th तक तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जैसे ही 9वां महीना लगता है, लाइक 36-37 वीक्स के आसपास, वो बच्चे का जो यूट्रस का स्ट्रेचिंग हो रहा है उसकी वजह से टाँका फटने का खतरा बढ़ जाता है। तो दैट इज़ नंबर 1। और इमरजेंसी में अभी आपने पूरा ही एक्सप्लेन करा कि अगर इमरजेंसी में रप्चर यूट्रस हो जाएगा तो अचानक से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, बच्चे की तो तकलीफ हो ही जाएगी और मदर का भी यूट्रस डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, प्रीवियस 2 सीजर, प्रीवियस 3 सीजर, आगे के 4 सीजर, तो हमारे लिए टेक्निकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाता है। विद एवरी सिंगल सर्जरी पेशेंट के पेट के अंदर बॉवेल, इंटेस्टीन, ओमेंटम, ब्लैडर, ये सब चिपक जाते हैं, जिसको हमारे मेडिकल भाषा में एडिशंस बोलते हैं, और वो चिपकने से उनको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास से और बहुत संभल के ये ऑपरेशन करने होते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। बेबी डिलीवरी के बाद भी कभी कभी प्रीवियस 2 सीजर और प्रीवियस 3 सीजर में प्लेसेंटा यूट्रस पे चिपकी हुई होती है, अलग अलग ग्रेड्स की चिपकी होती है, जैसे एक्रीटा हो सकता है, इनक्रीटा हो सकता है, परक्रीटा हो सकता है। ऐसे केसेस में अगर हमको पहले से पता है तो फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं जहाँ ब्लड फैसिलिटी और इमीडिएट हिस्टेक्टोमी की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, क्योंकि कभी कभी प्लेसेंटा सेपरेट करते टाइम पे टोरेंशियल ब्लीडिंग होती है जो पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा ये बताओ हम लोग कितने मैक्सिमम सीजर कर सकते हैं?
कितने पेशेंट आपने देखा हुआ है मैक्सिमम सीजर के, कितने देखे हुए हैं? मैंने कहीं पढ़ा है कि 10-11 बार का मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा खुद जो मैं गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं आपने भी सब एक्सप्लेन करा ही है कि 2 इज गुड, 3 इज ओके, बट 4th इज रिस्की। हमने एक पेशेंट का 4 सीजर वाला पेशेंट का सीजर किया था, उससे ज्यादा हमने नहीं किया है। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने 5 या 6 वाले पेशेंट का सीजर भी देखा था। किताबों में देखा है कि 11 सीजर भी किसी के हुए हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा फिल्मी स्टोरी जैसी लगती है, शायद होगा पता नहीं। इसमें क्या होता है ना कि जितने आपके नंबर ऑफ सीजरियन सेक्शंस बढ़ते जाते हैं, हम बच्चे को उतना जल्दी हमको निकाल लेने का पड़ता है, मतलब हम बच्चे को पूरा 9 मंथ कंप्लीट नहीं कर पा सकते, तो इसलिए हमको बच्चे की मैच्योरिटी भी बैलेंस करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ कि एक कुछ लोगों को सीजर करने के दूसरे तीसरे दिन के बाद सिर में दर्द होना चालू हो जाता है जी, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब है स्पाइनल हेडेक। ठीक है। तो हमने जैसे बताया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमन एनेस्थीसिया है जो हम सीजरियन सेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, और उसको स्पाइनल हेडेक के नाम से जाना जाता है। सब लोगों में नहीं होता है, कुछ लाइक 5 to 10% लोगों में देखने में आया है, और किस में होगा ये प्रेडिक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए अर्ली मोबिलाइजेशन, फ्लूइड इंटेक, उनका जो हाइड्रेशन है 3 to 4 लीटर्स पर डे का हम फ्लूइड इंटेक मेक श्योर करते हैं। और अगर किसी में होता है तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल है जो हम देते हैं, एड ऑन करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, रीअश्योर करते हैं। साथ में कुछ घर के चीज़ें हैं कि लाइक तकिया नहीं लगाना, मोबिलिटी रखना, कॉफ़ी पिलाना, इस तरह की चीज़ें भी हम उनको बताते हैं। मोस्टली 24 to 48 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है। PDPH बोलते हैं इसको, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक। जब भी हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लीक होता है उसके कारण कुछ लोगों को हेडेक होता है। तीसरे से 5वें दिन पे होता है, लगभग 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। हम लोग एक सिंपल पैरासीटामोल की गोली 3 बार 3 दिन के लिए देते हैं तो लगभग रिजॉल्व हो जाता है। इसके मेन सिम्टम्स होते हैं कि जब आप बैठें तो हेडेक हो और जब लेट जाए तो हेडेक बंद हो जाए, लेकिन 3 से 5 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मेरे हस्बैंड को या फिर मेरी मदर को आप सीजर में अंदर मेरे साथ अलाउ करो, क्या करेंगे? एज ए डॉक्टर हम अलाउ करना चाहते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मदर और जो एल्डरली एज ग्रुप्स हैं, क्योंकि जब वो गश ऑफ ब्लड आता है तो कई बार लोगों को देख के बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं। इसलिए हमको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो ज़्यादा एल्डर लोग हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। अगर उनकी फैमिली में कोई मेडिकल लाइन का कोई रिलेटिव है, स्टाफ है, या कोई उनके कोई फैमिली में मेडिकल लाइन में कोई स्टूडेंट्स वगैरह है जो पढ़ रहे हैं, तो उनको हम अलाउ करते हैं। अच्छा, लेकिन उनको प्रॉपर ड्रेस पहना के और एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ हम उनको अलाउ करते हैं। सीजर के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है? सीजर के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि पेशेंट तो खुद नहीं करवा पाती हैं, उनका पोजीशन ऐसा नहीं होता है, कई बार वो एनेस्थीसिया और सेडेशन के इफेक्ट में भी रहती है। लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है वो तुरंत बच्चे को माँ की छाती से लगा सकता है, निप्पल क्लीन करके बच्चे को के मुंह में निप्पल दे सकते हैं, ताकि वो हमारा जो ब्रेस्ट क्रॉल का जो प्रोसेस है, हमारा जो निप्पल स्टिमुलेशन का प्रोसेस है और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट का प्रोसेस है, वो तुरंत चालू हो, ताकि बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी स्टैब्लिश हो पाए। सीजर के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, कितने दिन तक होता है और कितना होता है? जैसे यहाँ पे कोई भी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, एक पोस्टमार्टम पीरियड की हम 1.25 महीना और 42 डेज की बात करते हैं। वो 42 डेज का मतलब ही ये होता है कि उस समय उनको ब्लीडिंग आती है, शुरू में ज़्यादा आती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो ब्लीडिंग का कलर भी चेंज होता जाता है, और साथ में इस पूरे पीरियड में यूट्रस भी इन्वोल्यूट होता है। तो वही है कि 3 to 4 वीक्स मिनिमम आती है। अगर ज़्यादा है तो तकलीफ? जी, वो तो हम एज ए डॉक्टर उनको बता के भेजते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, पेट में दर्द है, बुखार आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आपको हमको रिपोर्ट करना है। पेशेंट सीजर के बाद कोई स्पेसिफिक पोजीशन है कि इस पोजीशन में सोना चाहिए, कैसे भी सो सकते हैं? पहले दिन हम लोग उनको सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, हेड अप कर सकते हैं। एक बार उनका फॉलिस कैथेटर रिमूव हो जाता है तो उनको मोबिलाइज करते हैं, खड़ा करते हैं, चलने का बोलते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। वो अपने आप से जैसे जैसे रिकवर कर रहे हैं, उनको ग्रेजुअली ये समझ में आने लगेगा। हर दिन उनका 10 to 15% उनका जो पेन है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, और साथ में उनका जो पोजीशन है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि एक साइड में घूम के लैटरल होके अगर उठेंगे तो उनको पेट में कम दर्द का महसूस होगा, रादर कि वो डायरेक्ट मुंह के बल नॉर्मल जो बैठते हैं उसको अवॉइड करना है। कब नहा सकते हैं सीजर करने के बाद? आजकल तो बहुत अच्छे सर्जिकल पट्टियाँ आ गई है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मोस्टली जब तक टाके नहीं टूटते हैं हम लोग बोलते हैं कि पट्टी ना गीली हो और आप ऊपर का भाग स्पंजिंग कर लीजिए अच्छे से। हम लोग स्पंजिंग करने का बोलते हैं, लेकिन जो वॉश प्रूफ वाटर प्रूफ जो पट्टियाँ होती हैं अगर वो आपको लगाई गई हैं तो अगले दिन से नहा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सीजर करने के बाद पेशेंट घर का काम कर सकता है?
रूटीन काम कर कोई सकते भी हैं? सर्जरी हुई है तो शुरू का 1 वीक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बॉडी में वीकनेस होगी, मोबिलिटी इश्यूज होंगे, यूरिनेशन में इश्यूज हो सकते हैं, पानी खाने पीने के, गैस एसिडिटी, पानी, तो 1 हफ्ता थोड़ी तकलीफ ज़्यादा रहती है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि आप चलिए फिरिए, एक्टिव रहिए, अपने बेबी को हैंडल करिए, कुर्सी पे बैठिए, जितना जल्दी वो मोबिलाइज करेंगे उतना उनकी रिकवरी फास्ट रहेगी और विद इन 1 वीक के बाद वो अपना हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि उनको पेट का ध्यान रखना है, हैवी वर्क नहीं करना है, नीचे बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, वो 1.5 से 2 महीने के लिए पूरा ध्यान रखना है। सीढ़ी चढ़ सकते हैं? बिल्कुल, सीजर कई करने के लोगों बाद। का डिस्चार्ज के बाद घर ऊपर होता है, उनको सीढ़ी चढ़नी होती है, तो कुछ बाइंडर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बेल्ट्स भी अवेलेबल है जो पहन के वो रख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो उनसे पेशेंट को बहुत आराम रहता है, उससे सपोर्ट रहता है। धीरे धीरे चढ़ना है, धीरे धीरे उतरना, बार बार चढ़ उतर नहीं करना है। अगर आपको डिस्चार्ज होकर आपके रूम में जाना है तो आप एक बार जाके वहाँ सेटल हो जाइए। घी खा सकते हैं सीजर करने के बाद? नॉर्मल खाना है, कोई भी एबनॉर्मल क्वांटिटी में नहीं खाना है। नॉर्मल जो डे टू डे फूड है, फ्रेश, हाइजीनिक और एकदम नॉर्मल। दही और खट्टी चीज खा सकते हैं? अपनी फैमिली के नॉर्म्स के हिसाब से चलना है, क्योंकि इनफैक्ट मेडिकल कॉलेजेस में भी डिस्चार्ज के बाद विटामिन सी की गोलियां दी जाती है, क्योंकि विटामिन सी इज थिंग जो हमारे टाँकों को जल्दी से हील करने में हेल्प करता है। बट वो ये कि नींबू पानी में खटास होती है, दही में खटास होती है, उससे मेरे टाँके तो नहीं पक जाएंगे, ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। आपको अपने घर के नॉर्म्स के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शीरा, हलवा डिलीवरी के बाद सब खिलाते हैं, वो खा सकते हैं? देखिए, पहले ज़माने में ये जो हलवा इसलिए दिया जाता था क्योंकि जो महिला है वो प्रसूति की पीड़ा से 2 से 3 दिन गुजरती है। ठीक है। पहले तो डिलीवरी होने के पहले से 2-3 दिन पहले से उनको पेन्स होते ही रहते हैं, पेन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर डिलीवरी के समय भी 15 से 20 घंटे उनको डिलीवरी के पेन्स के साथ गुजरना होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर, थकी हुई और उनकी मांसपेशियाँ भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती है। तो दैट वाज द लॉजिक कि उनको वो एनर्जी आए और उनको हलवा और बादाम और केसर, और वहाँ से वो सब कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए। लेकिन एक सिजेरियन सेक्शन की अगर बात करें जो प्लान्ड है और नॉर्मल प्लान करके सब कुछ करा गया है, तो उसमें ऐसा कुछ भी उन्होंने गुजरा नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगी कि सब चीज़ें कंट्रोल में खाइए, कोई भी चीज़ की ना नहीं है, और ग्रेजुअली स्टार्ट करिए। क्योंकि अभी क्या है, आज सीजर हो और कल आप हलवा लेके आ जाएंगे। अभी पेशेंट ने स्टूल पास नहीं करा है, यूरिन ढंग से पास नहीं करा है, उनको गैस एसिडिटी हो सकता है, तो ग्रेजुअली आप इनकॉर्पोरेट करिए। एक पेशेंट के माँ ने मेरे को बोला कि सर उसको पेशेंट को ब्लीडिंग कम हो रही है, अंदर कुछ बगाड़ तो रह नहीं गया, इसके बारे में क्या जी, बताएंगे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये आपने जो पूछे हैं, क्योंकि क्या है, सिजेरियन सेक्शन में अब सब कुछ ओपन है और हम अच्छे से हाथ डाल के क्लीन करके पूरा प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स और टिश्यू सब निकाल देते हैं। तो इसलिए मोस्टली सिजेरियन सेक्शन में ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा उनको ब्लीडिंग का जो नंबर ऑफ डेज है वो कम भी होता है और क्वांटिटी भी कम होता है। और कई बार नॉर्मल डिलीवरी में लोगों को 1.25 महीने तक काफ़ी ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि जो बॉडी कुदरती है वो प्लेसेंटल टिश्यूज़ या मेम्ब्रेन्स और टिश्यूज़ को निकालने की कोशिश करती रहती है। अभी इस सेशन का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि डॉक्टर सीजर पैसे के लिए करते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? आप अपनी राय दो, उसके बाद में मैं बोलता हूँ। एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, क्योंकि उसके कहीं सारी चीज़ें होती है जो हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हैं, और अगर होने वाली हो तो हम कभी भी सिजेरियन नहीं करते एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी। नॉर्मल पेशेंट्स को भी हम बोल के रखते हैं कि हम वेट करेंगे, लेकिन अगर बच्चे की धड़कन, फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, लैट्रिन नहीं करिए, और हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर अगर अच्छा वेल चल रहा है, पूरा अच्छे से कंट्रोल वे में जब प्रेडिक्ट जो हम करते हैं उसके चल रहा है, तो हम कभी भी सिजेरियन सेक्शन नहीं करते हैं। देखिए, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमको डिलीवरी नॉर्मल तो करानी है, पर वो नॉर्मल के बाद माँ भी अच्छी होनी चाहिए और बच्चा भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के प्रोसेस में बच्चे को तकलीफ होगी या हो सकती है, या बच्चा लैट्रिन कर सकता है और वो लैट्रिन सांस नली में जा सकती है, या उसका हेड कॉम्प्रेशन ज़्यादा होगा जिसके कारण आगे बाहर जाके बच्चा रोएगा नहीं, सांस लेने में तकलीफ होगी, तो ये सारे केसेस में हम लोग पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को सीजर करने का एडवाइस करते हैं। कोई भी डॉक्टर अपने पूरे होशो हवास में कोई भी पेशेंट का ख़राब नहीं सोचता है। सब डॉक्टर्स यही सोचते हैं कि अच्छे से माँ और बच्चे दोनों बाहर डिलीवरी से स्वस्थ सलामत बाहर आएँ, किसी को भी तकलीफ हो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मानता है। जहाँ तक रही बात पैसे की, हमारा पर्सनली ऐसा मानना है कि डिलीवरी के चार्जेस सेम होने चाहिए नॉर्मल और सीजर के, ताकि दूसरों को ऐसा नहीं लगे कि ये डॉक्टर सीजर पैसे के लिए कर रहा है। हालांकि हम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा रिस्क लगता है, क्योंकि ज़्यादा आवर्स हमारे यूटिलाइज होते हैं, ज़्यादा टेंशन हमारा रहता है और ज़्यादा बच्चे को और माँ को रिस्क रहता है। कोई भी डॉक्टर पैसे के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कभी जल्दी सीजर नहीं करता है।
इसके अलावा डॉक्टर का पूरा आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि उसके वहाँ कैसे पेशेंट्स आते हैं, हाई रिस्क पेशेंट आते हैं, इनफर्टिलिटी के ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादा प्रीवियस सीजर पेशेंट्स आते हैं। ऐसे जनरल पब्लिक आपको खाली शायद यही लगेगा कि इस डॉक्टर के वहाँ 4 में से 3 पेशेंट का सीजर हुआ, पर हर एक पेशेंट का इंडिकेशन अलग अलग होता है, हर एक का केस अलग अलग होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मानने की या सुनने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर सीजर पैसे के लिए करते हैं। अच्छा, आपके खुद के 2 सीजर हुए, 10-12 साल हो गए सीजर हुए, क्या कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है, मॉर्बिडिटी होती है सीजर के कारण? कोई वजन बढ़ जाता है ऐसा लोग बोलते हैं? नहीं, वजन का तो देखिए क्या होता है ना कि जब डिलीवरी होती है और प्रेगनेंसी और डिलीवरी में जो वेट गेन और वेट पुट ऑन होता है फीमेल का, उसके लिए उनको डिलीवरी के बाद वर्क करना पड़ेगा और उसको वापस नॉर्मल करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक उनके ओवरऑल ये जो बैक के इश्यूज़ है उसके लिए मैं मानती हूँ कि पॉस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे भी कैसे भी बैठ के महिलाएं दूध पिला रही होती है, वैसे झुक झुक के पिलाती है, जिसकी वजह से बैक एक ज़्यादा होता है। इसलिए जो एडिक्वेट पीरियड, अगर आपका एक बार टाँके हील हो गए और एडिक्वेट पीरियड निकल गया है तो आपको आपकी रिकवरी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और 1.5 महीने बाद डॉक्टर को जरूर मिलना पड़ेगा ताकि पोस्टमार्टम एक्सरसाइज सीख सकें। करेक्ट। इंडिया में ये बहुत ही लैक्यूने है कि फीमेल्स डिलीवरी के बाद सारा पूरा फैमिली का ध्यान बच्चे की तरफ जाता है, माँ की तरफ, बेचारी की तरफ कोई ध्यान नहीं रखता है। तो एज ए मदर आपको खुद डॉक्टर को जाके मिलना पड़ेगा। 1.5 महीने बाद कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस देते हैं हम लोग, 1.5 महीने के बाद हम लोग एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन कोई हमको मिलने के लिए नहीं आता है। फिर सीधे आते हैं 1 साल के बाद प्रेगनेंसी लेके कि ये प्रेगनेंसी हमको नहीं चाहिए, अब आप इस बच्चे को गिरा दो। और इसमें एक और बात मैं आपको ऐड ऑन करूंगी कि जब माँ दूध पिला रही होती है तो बहुत सारे लड्डू और शीरा उसको खिलाए जाते हैं, तो ये भी वजन बढ़ाने में ये भी उसका वजन बढ़ा रहे हैं। अब वो ये जो वजन बढ़ रहा है वो कैसे कंट्रोल करेगी? अच्छा, ये बताओ, हमने अपनी बहुत पहले वाली वीडियो में बात किया था कि एज ए फीमेल, एज ए मदर, आपको अपने पार्टनर हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जब इमीडिएट डिलीवरी हो वो आपकी किस तरह से मदद करे? क्योंकि इंडिया में, गुजरात में खासकर ये कॉन्सेप्ट है कि डिलीवरी के तुरंत बाद पेरेंट्स लड़की को अपने घर ले जाते हैं, फादर अपने दूसरी जगह रहता है। तो एज ए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका हस्बैंड, पेशेंट का हस्बैंड उसके साथ क्या करे? देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि बच्चे और माँ की हैंडलिंग का इशू रहता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद उनका जो डिलीवरी का खाना है वो डिफरेंट होता है। अगर बच्चे को 24 आवर्स बार बार किसी की देख रेख की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हस्बैंड्स के पास पैटर्निटी लीव है और अगर वो उनके साथ रह सकते हैं तो एटलीस्ट 1 वीक to 10 days फीमेल अपनी वाइफ्स के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे वो मोबिलाइज कर रही है तो उनको साथ चलवा सकते हैं, बच्चे की हैंडलिंग में उनको हेल्प कर सकते हैं। उनको ब्रेस्ट फीडिंग में शुरू में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और ख़ासतौर से पहली डिलीवरी में, तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो पोजिशंस है उसमें हेल्प कर सकते हैं। बच्चे को जो बार बार बर्प कराना है उसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर ये टेंडर लव और केयर जो ऑफकोर्स पेरेंट्स और इन लॉज तो दे ही रहे हैं, बट एज अ हस्बैंड का भी ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हस्बैंड जब अपने बच्चे के साथ, बेबी के साथ इन्वॉल्व होगा तो पैटर्नल और फादर बेबी का भी डुओ का बॉन्डिंग होगा। स्पेशली इंडिया में आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ रही है बड़ी सिटीज़ में, और जो सेकेंड डिलीवरी होती है, जो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकेंड डिलीवरी में जो आपका पहला चाइल्ड होता है उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सी अवमानना हो रही है, मेरे को थोड़ा ध्यान कम रखा जा रहा है। तो हस्बैंड्स का स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड के तरफ थोड़ा सा वो टाइम पे टेक केयर का एटीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करेंगे, थोड़े से टेक होम पॉइंट्स बताऊंगा मैं कि सारे गायनेक डॉक्टर जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, सब लोग पैसे के लिए सीजर नहीं करते। लगभग सारे लोग माँ का और बच्चे का ध्यान पहले रखते हुए, माँ और बच्चा दोनों अच्छे आए उस हिसाब से डिलीवरी का डिसीज़न लेते हैं। सारी वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती और सारे सीजर ख़राब नहीं होते। अपने डॉक्टर को प्लीज़ ट्रस्ट करें, और नॉर्मल डिलीवरी जो टर्म है वो हाइंडसाइट, रेट्रोस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल था। हमको इसका भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने ये जो ट्रस्ट की बात करी वही मैं रिइंफोर्स करना चाहूँगी कि जो डॉक्टर आपके लिए 9 महीने से मेहनत कर रहा है, वो हर समय आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है, आपके बच्चे का वजन कितना है, पानी कितना है, ग्रोथ बराबर हो रही है कि नहीं, आपको डाइट के लिए काउंसिल कर रहा है। एंड में डिलीवरी के समय उनके ओपिनियन को प्लीज़ ट्रस्ट करिए, क्योंकि दे आर मेंट फॉर दैट, दे स्टडी फॉर दैट। इसलिए अगर वो ट्रस्ट अगर आप अपने डॉक्टर पे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और सेकंड ओपिनियन के लिए भाग रहे हैं, और घर में इन लॉज ने बोला कि नहीं हम तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो
ओवरऑल एक अच्छा रैपो नहीं बनता है। इसलिए किसी को भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई जो निर्णय लेने वाले 9वें महीने में अपने इन लॉज को पेरेंट्स को भी लेके आए, ताकि उनको भी है ना साथ में डॉक्टर्स के साथ रैपो बने और उनका एक ट्रस्ट डेवलप।